सरफेसी एक्ट 2002, फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, सिक्योरिटाइजेशन किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल एसेट का। सिक्योरिटाइजेशन हमने ऑलरेडी देखा कि ये क्या है कि फाइनेंशियल जो एसेट है, स्ट्रेस्ड एसेट है, उसको क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाएगा और उसको इलिक्विड एसेट को लिक्विड में फिर बदला जाएगा, ये हमने देखा। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि एआरसी क्या करेगी, राइट या इंटरेस्ट जो है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या डेथ या लोन या एडवांस इसको लेगी, एंड देन जो है इनका एम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को, ये बुरे चीज़ को लेकर के क्या करेगी, एनपीएस को, तो रिकवरी करना डेथ का। ठीक है, जो भी कर्ज है उसका रिकवरी करना। ये हमने देख लिया। देन सरफेसी एक्ट में क्या होता है, बिफोर एक्ट बैंक के पास कोई भी पावर नहीं था सीज करने का या सेल करने का सिक्योरिटीज विदाउट कोर्ट। ठीक है, इसके लिए फिर कोर्ट में जाना पड़ता था, तो रिकवरी बहुत स्लो था क्योंकि बैंक के पास तो कोई पावर है नहीं कि वो प्रॉपर्टी को सीज करे। ठीक है, देन नरसिम्हन 1 कमिटी 1 एंड 2 क्या रिकमेंड करती है न्यू लॉ फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड एम्पावरिंग बैंक्स, कि बैंक को एम्पावर तो किया जाना चाहिए कि अगर उसके जो है लोन लेकर के उसके एसेट को क्या बना दिया जा रहा है, स्ट्रेस्ड एसेट बना दिया जा रहा है, तो उसको रिकवरी का कोई चांस तो हो। ठीक है, देन पर्पस, अब ये जो है सरफेसी एक्ट का पर्पस क्या था, रेगुलेट करना सिक्योरिटाइजेशन को, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स करना। सॉरी, की प्रोसेस अंडर सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट के अंदर हम अगर देखें की प्रोसेस क्या होता है, तो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट विदाउट कोर्ट इन्वेंशन, तो ऐसा इंटरवेंशन कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना ही सिक्योरिटी को क्या किया जा रहा है, इन्फोर्स किया जा रहा है। बैंक इशू करेगी 60 डे नोटिस टू डिफॉल्टर्स और गारंटर्स, जो भी गारंटर थे या डिफॉल्ट जिसने किया उसको 60 डे का 60 दिनों का नोटिस देगी। अगर अनपे है, अगर फिर भी अनपेड है, पे नहीं किया गया, तो बैंक सीज करेगी या सेल करेगी सिक्योर्ड एसेट डायरेक्टली। ठीक है, बिना कोर्ट के। देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एआरसी जो है एक्वायर करेगी राइट या इंटरेस्ट जो है इन्हें डेथ या तो उधारी में या लोन में या एडवांसेस में। ठीक है, तो एआरसी क्या करेगी, राइट या इंटरेस्ट को लेगी। देन एम क्या रहता है, वही रिकवरी एंड रियलाइजेशन ऑफ डेथ। देन सिक्योरिटाइजेशन किया जाएगा, एआरसी एक्वायर करेगी फाइनेंशियल एसेट्स बैंकों से और फिर इललिक्विड लोन्स को मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगी। तो इम्पैक्ट क्या देखने के लिए मिला सरफेसी एक्ट का, कि अब रिकवरी जो है लोन का फास्टर होने लगा और बैंक जो है एम्पावर्ड है टू टेक पोजीशन, सेल सिक्योरिटी एंड रिड्यूस एनपीएस। तो बेसिकली हमें क्या पता चला सरफेसी एक्ट 2002 में, जो बैंक के पास बेसिकली इसका क्या हुआ, मेन जो चीज़ है कि बैंक के पास पावर नहीं था सीज का, सेल करने का सिक्योरिटी को कोर्ट के बिना, तो इसको जो है परमिशन मिला ताकि ये 60 डे नोटिस दे डिफॉल्टर को, गारंटर को, और अपना जो भी है सीज कर सके या सेल कर सके सिक्योर्ड एसेट को डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट एनपीए क्राइसिस एंड क्रिएशन ऑफ बैड बैंक। ठीक है, तो क्रेडिट बूम देखने के लिए मिलता है 2000s में, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आता है। डोमेस्टिक इशू जो है यूपीए जो है सेकंड गवर्नमेंट के टाइम में देखने के लिए मिलता है 2009 से 14 तक। ठीक है, तो यहाँ अब तक क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज एनपीए बन जाता है। ठीक है, देन पोस्ट 2013 क्या होता है, आरबीआई क्या लेकर के आती है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन एक्सपोज्ड हिडन एनपीएस। तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन लेकर के आती है आरबीआई, जो है वेरियस मेजर्स लेती है, इनेक्ट करती है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 में एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए। देन इकोनॉमिक सर्वे 2017 जो है ये सजेस्ट करती है कि सेंट्रलाइज पब्लिक सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होना चाहिए। क्या, सेंट्रलाइज पब्लिक सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देन फिर कोविड-19 में क्या होता है, पेंडेमिक आ जाता है, फिर एनपीए इशू और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ बात होती है कि अब बैड बैंक जो है होना चाहिए, ये अर्जेंट नीड है। तो फिर क्रिएट किया जाता है बैड बैंक को। तो बैड बैंक क्या है
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है NARCL को क्रिएट किया जाता है 2021 में। ऑनरशिप अगर देखें तो 51% पब्लिक सेक्टर बैंक का होता है प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है और 49% प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स का होता है। NARCL जो है गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, या NARCL क्या है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी फिर आता है। ठीक है, इसको भी सेटअप किया जाता है IDRCL को, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी होता है। देन NARCL और IDRCL टुगेदर जो है ये क्या बनाते हैं, बैड बैंक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब हम समझ गए बैड बैंक क्या है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और इंडिया डेथ रेजोल्यूशन कंपनी ये मिलकर के बैड बैंक बनाते हैं। तो NARCL क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और IDRCL क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, याद रखना है। देन वर्किंग ऑफ बैड बैंक, तो बैड बैंक वर्क कैसे करता है, तो NARCL क्या करती है, परचेज करती है बैड लोन जो है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो NARCL क्या कर रही है, परचेज कर रही है बैड लोन्स कमर्शियल बैंक से। देन IDRCL क्या कर रही है, मैनेज कर रही है रेजोल्यूशन एंड रिकवरी ऑफ बैड लोन्स। तो ये दोनों मिलकर काम कैसे कर रहे हैं, तो हमने देखा कि NARCL बैड लोन परचेज कर रही है कमर्शियल बैंक से और IDRCL मैनेज कर रही है रेजोल्यूशन एंड रिकवरी कर रही है बैड एसेट्स का। ठीक है, तो ये टू एंटिटी स्ट्रक्चर है। इंश्योर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ये क्या इंश्योर करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बेटर गवर्नेंस। देन प्रोसेस एक्सप्लेन जो है एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ठीक है, SBI ने अगर सपोज लोन दिया 1000 करोड़ का और ये NPA बन जाता है। ठीक है, तो SBI क्या करेगी, सेल करेगी NPA को NARCL को। ठीक है, एट ए नेगोशिएटेड प्राइस से 300 करोड़, मतलब कितना ज़्यादा नुकसान पे, ऑलरेडी इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये NPA बन गया, इस वजह से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो 300 करोड़ पे SBI ने सेल कर दिया। ठीक है, पेमेंट अगर देखा जाए तो 15% जो है इनको कैश में मिल गया 45 करोड़ और 85 जो है सिक्योरिटी रिसीट के तौर पे मिल गया 255 करोड़। ठीक है, सिक्योरिटी रिसीट जो है क्या है, आर रिडीम्ड व्हेन बैड बैंक रिकवर्स द अमाउंट थ्रू रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन। तो सिक्योरिटी रिसीट क्या है, बैड बैंक सिक्योरिटी जो है दे रहे हैं कि हम जो है इसको जब रिकवर कर लेंगे तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। इफ रिकवरी फेल्स गवर्नमेंट गारंटी कवर्स द अनपेड सिक्योरिटी रिसीट। तो अगर रिकवरी फेल भी हो जाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी करती है, जो भी अनपेड एसआर्स है तो उसको गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कैसे वर्क करता है। NARCL क्या कर रहा है, तो ये जो है परचेस कर रहा है। तो कैसे 45 करोड़ तो ये जो है अभी दे रहा है 15% और 85 करोड़ सिक्योरिटी रिसीट में। ठीक है, तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट और रोल देख लेते हैं। बैड बैंक कैसे फंक्शन करता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे, जो कि हमने देखा जो भी टेक ओवर करता है जितना भी बैड लोन्स या NPA होता है कमर्शियल बैंक से और फिर मैनेज करता है, रिकवर करता है मनी को ओवर टाइम। ठीक है, ये किसी तरह के इन लैंडिंग में इन्वॉल्व नहीं है या डिपॉजिट वगैरह नहीं ले रहा है। इनका मेन काम होता है जितना भी बैड लोन्स है तो उनको क्या करना, रिकवर करना। मेन पर्पस होता है कि कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक का बैलेंस शीट को ये क्लीन अप करने में हेल्प करते हैं और NPA को क्या कर सके, NPA को रिजॉल्व कर सके। सो हाउ बैड बैंक इज डिफरेंस फ्रॉम रेगुलर ARCs, तो हमने ऑलरेडी देखा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो ऑलरेडी है, तो फिर बैड बैंक कैसे अलग है। तो ये सिमिलर टू ARCs है बट फंडेड इनिशियली बाय गवर्नमेंट। बट एक चीज़ क्या है कि फंड जो है इनिशियली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। बैंक्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर जॉइन लेटर बाय को इन्वेस्टिंग, और बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं ना ये बाद में को इन्वेस्टिंग से आते हैं, लेकिन पहले जो है इनिशियली गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जा रहा है। गवर्नमेंट्स प्रेजेंस स्पीड अप द क्लीन अप प्रोजेक्ट्स एंड बिल्ड ट्रस्ट, तो क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ है तो ये प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है और लोगों में ट्रस्ट भी आ रहा है। तो बैड बैंक्स का बेनिफिट क्या है, जितना भी कमर्शियल बैंक को क्या कर रहा है, फ्री अप कर रहा है, तो इनके पास जो है मौका होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन लैंड कर सके और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। देन स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट एट बैड बैंक, तो बैड बैंक में कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट होते हैं जो फास्टर रिकवरी और रेजोल्यूशन करने में हेल्प करते हैं, क्लीन करते हैं बैलेंस शीट बैंकों का और इम्प्रूव करते हैं बैंकिंग सेक्टर का हेल्थ। तो ये हमने देख लिया।
एक इम्पॉर्टेंट बात हमें जानने की ज़रूरत है कि सिर्फ अगर मेयर ट्रांसफ़र टू एनपीएज टू बैड बैंक, तो अगर हमने एनपीए को बैड बैंक को दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिड्यूस हो गया टोटल एनपीएज इकोनॉमी में। बैड बैंक को एक्टिवली रिजॉल्व करना होगा और रिकवर करना होगा बैड एसेट को, ताकि ये क्राइसिस को कम्प्लीटली सॉल्व किया जा सके। ठीक, आरबीआई सर्कुलर जून 2019 ऑन रेजोल्यूशन ऑफ एनपीएज। ठीक है, तो आरबीआई क्या कह रही है, बोरोवर इन डिफ़ॉल्ट, अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो लेंडर को रिव्यू करना होगा बोरोवर का अकाउंट 3 दिन नहीं 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, अगर वो 30 डेज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनको जो है बोरोवर के अकाउंट को रिव्यू करना होगा। 30 डे रिव्यू पीरियड के टाइम वो क्या करेंगे, लेंडर डिसाइड करेंगे रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी पे और इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच पे। ठीक है, रेजोल्यूशन जो है स्ट्रैटेजी को जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और लेंडर को जो है लेंडर मस्ट साइंड एंड इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है करना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, और कंडीशन क्या है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का कि डिसीजन एग्रीड बाय 70% बाय वैल्यू और 60% बाय नंबर ऑफ लेंडर्स इज बाइंडिंग ऑन ऑल लेंडर, ये सारे लेंडर को कहा जा रहा है। ठीक है, देन रेजोल्यूशन प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द रिव्यू पीरियड। जब रिव्यू पीरियड खत्म हो जाता है तो रेजोल्यूशन प्लान को क्या करना चाहिए, जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन इंसेंटिव्स फॉर डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, अगर इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ डिले देखने के लिए मिलता है तो बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक मस्ट मेक एडिशनल प्रोविज़न भी बनाना चाहिए। 20% प्रोविज़न इफ़ रेजोल्यूशन प्लान जो है अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है 180 डेज़ में, 15% प्रोविज़न अगर रेजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है 365 डेज़ में। देन प्रोविज़न को क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए इफ़ रेजोल्यूशन परस्यूड अंडर आईबीसी। ठीक है, आईबीसी कोड के अंदर अगर आता है तो हाफ ऑफ द प्रोविजन को जो है क्या करना चाहिए, फिर से रिवर्स करना चाहिए ऑन फाइलिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन। रिमेनिंग प्रोविजन रिवर्स्ड वंस केस इज एडमिटेड टू द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है कि यहाँ डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है, अगर डिलेड इम्प्लीमेंटेशन है तो डिसइंसेंटिवाइज जो है करो। ठीक है, देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द गाइडलाइंस की एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं। ठीक है, तो गाइडलाइंस एप्लीकेबल किसके ऊपर है, ये सारे गाइडलाइंस शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, लेकिन इसमें आरआरबीज नहीं आएंगे। याद रखना है कि जो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आरआरबीज के ऊपर नहीं होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे, एनबीएफसीज होंगे, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एनएचबी सारे होंगे। सिर्फ इसमें एक्सक्लूड क्या होगा, आरआरबी एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, एनपीएस के केस में हम देख रहे हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो 2017 में अमेंडमेंट लाया जाता है। यहाँ क्या कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई को ऑथोराइज कर सकती है कि आरबीआई डायरेक्ट कर सकती है किसी भी बैंकिंग कंपनी को कि इनिशिएट करे वो आईबीसी प्रोसेस। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो। ठीक है, तो आरबीआई का डायरेक्शन क्या है, आरबीआई क्या कर सकती है, डायरेक्शन इशू कर सकती है। कैन इशू डायरेक्शन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम ये रेजोल्यूशन ला सकती है स्ट्रेस्ड एसेट के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, अप्रैल 2019 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है। आरबीआई के अथॉरिटी पे बात होती है कि ओनली अलाउड टू डायरेक्ट आईबीसी प्रोसेस, कि आरबीआई तभी अलाउ कर सकती है, जो डायरेक्ट कर सकती है आईबीसी प्रोसेस अगर यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रही है आरबीआई को, तभी वो जो है क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है आईबीसी प्रोसेस। और जो जनरल डेटर्स हैं, ठीक है, जो भी जनरल डेटर्स है, तो फिर जो जनरल डेटर्स के लिए वुड बी अल्ट्रा वीरेज सेक्शन 35 AA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 35 AA है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो ये क्या कहती है कि जो जनरल डेटर्स है उसके लिए आरबीआई नहीं करेगी। आरबीआई को अथॉरिटी तभी मिलेगी जब ये इसको जो है ये डायरेक्ट करेगी आईबीसी को, तभी जब यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथोराइजेशन है कोई स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट के लिए। ठीक है, जनरल डेटर्स पे आरबीआई नहीं करेगी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी मीन्स इनएबिलिटी टू पे डेट्स, कि कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं तो क्या हो गया,
इंसॉल्वेंसी, ठीक है। बैंक्रप्सी क्या हुआ, लीगल प्रोसीजर टू लिक्विडेट बिजनेस प्रॉपर्टी अनेबल टू पे डेट्स। तो बैंक्रप्सी का क्या मतलब हो गया, ये एक तरीके का लीगल प्रोसीजर हो गया जिसमें कि क्या किया जाता है, लिक्विडेट किया जाता है बिजनेस को या प्रॉपर्टी को जब अनेबल, जब क्या होता है कि जो भी कर्ज होता है उसको नहीं चुका पाते हैं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मतलब पता चल गया। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि आप कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, और बैंक्रप्सी का मतलब हो गया कि कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, इस वजह से अब आपकी प्रॉपर्टी या बिजनेस जो भी है उसको लिक्विडेट किया जा रहा है, ठीक है, या तो सेल किया जा रहा है या उसकी वैल्यू लगाई जा रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब बैकग्राउंड देखते हैं कि आईबीसी की ज़रूरत क्या पड़ी थी। इससे पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें थे ना, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ ओवरलैपिंग काफ़ी सारे लॉज थे, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड थी, डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल, देन सरफेसी एक्ट 2002 का, देन सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 का, देन कंपनीज एक्ट 1956 का। तो इतने सारे ऑलरेडी तो थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इतने सारे थे पर ओवरलैपिंग लॉ था, इसलिए डिले हो रहा था रिकवरी में, इनइफेक्टिव रीस्ट्रक्चरिंग था और स्ट्रेन पड़ रहा था क्रेडिट सिस्टम में, ठीक है। तो क्या ज़रूरत थी बिजनेस को इम्प्रूव करने की और एड्रेस करने की कि कौन सा डिस्ट्रेस एसेट है, इन सारे चीज़ों को देखना ज़रूरी था। तो मेजर शिफ्ट हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पहले क्या होता था कि डेटर ड्रिवन रेजोल्यूशन होता था, ठीक है। डेटर ड्रिवन रेजोल्यूशन का मतलब कि जो कर्ज जो है ले रहा था, ठीक है, तो उसके ऊपर ड्रिवन सॉल्यूशन था, ठीक है, उधार लेने वाले के ऊपर ड्रिवन सॉल्यूशन था। लेकिन आईबीसी 2016 में क्या किया गया, जो क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया कि यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्रेडिटर है, जो क्रेडिट दे रहे हैं, तो क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला, डेटर ड्रिवन रेजोल्यूशन, कि यहाँ पे जो भी बोरोवर थे उनसे रिलेटेड जो है किया जाता था पहले, कि बोरोवर जो है आकर नेगोशिएट करते थे, ठीक है। लेकिन आईबीसी में किया गया कि क्रेडिटर इनिशिएटेड जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया। अब प्रोसीजर क्या होता है, इनिशिएट किसके द्वारा किया जा सकता है, क्रेडिटर के द्वारा किया जा सकता है। क्रेडिटर कौन है, जो फाइनेंस दे रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल या ऑपरेशनल, ठीक है। और डेटर कौन है, जो, ठीक है, जिन्होंने उधार लिया हुआ है, ठीक है। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो क्रेडिटर और डेटर दोनों में से कोई भी कर सकता है। एप्लीकेशन अगर देखें तो एप्लीकेशन कहाँ करना पड़ेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डिमांड नोटिस जो है दिया जाएगा, 10 डेज फॉर रीपेमेंट और प्रूफ ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, कि 10 डेज जो है रीपेमेंट के लिए दिया जाएगा। अगर पेमेंट नहीं होता है तो फिर अप्रोच किया जाएगा एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। टाइमलाइन देखें तो नॉर्मल केसेस में जो 180 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज़ तक, और जो कॉम्प्लेक्स केसेस है उसको 330 डेज़ के अंदर किया जाना चाहिए। एक्सटेंशन इसमें भी पॉसिबल है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस हो तभी, ठीक है। सिग्निफिकेंस यहाँ क्या देखने के लिए मिला कि फास्टर और स्ट्रक्चर्ड रेजोल्यूशन जो है होगा इंसॉल्वेंसीज का। देन यहाँ पे क्या किया गया, बूस्ट क्रेडिटर कॉन्फिडेंस, क्रेडिटर का कॉन्फिडेंस जो है इससे बढ़ रहा है। और क्या होगा, स्ट्रेंथ इंडियाज़ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड क्रेडिट कल्चर, क्योंकि अगर आपका पैसा जो आपने जो है लेंड किया हुआ है, अगर आप उसको ले पाते हो वापस, तो फिर कॉन्फिडेंस ग्रो होगा ही, ठीक है। देन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये देख लेते हैं, ये भी आईबीसी के अंदर 2016 जो आईबीसी है उसके अंदर ही आती है, ठीक है। तो रोल क्या होता है यहाँ एनसीएलटी का, एनसीएलटी क्या करती है, अपॉइंट करती है यहाँ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, ठीक है, अपॉन कन्फर्मेशन बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड जो है कंफर्म कर देती है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाया जाएगा। आफ्टर रिसीविंग क्लेम्स, जब क्लेम रिसीव हो जाएगा तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहेंगे ये क्या बनाएंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे, और उसके बाद जो है फर्स्ट इंटरिम जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब अप्रूवल देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, दे बिकम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपीज। तो ये अब रेजोल्यूशन करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएंगे। देन रेजोल्यूशन प्लान प्रोसेस में क्या होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट करेंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान किसको, कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स को। देन कंपनी
ऑफ क्रेडिटर डिसाइड करेगी रेजोल्यूशन प्लान को जो है 66% मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है, बाय वैल्यू। देन टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, कितने तरह का रेजोल्यूशन प्लान होता है। यहाँ पे डेट रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, सेल किया जाएगा एसेट को, या तो मर्ज किया जा सकता है या टेक ओवर किया जा सकता है। और इफ़ नो प्लान इज़ अप्रूव्ड, अगर इसमें से भी कोई भी प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो फिर लिक्विडेट करो, ठीक है, ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स एसेट। तो जो भी कॉर्पोरेट डेटर्स है उसके एसेट को आप लिक्विडेट कर देना होगा, क्योंकि यहाँ ना ही रीस्ट्रक्चर हो पा रहा है, ना सेल हो पा रहा है, ना मर्ज हो पा रहा है, तो इसको क्या करो, ख़त्म करो, ठीक है। फाइनल अप्रूवल अगर देखें तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है अप्रूव करेगी रेजोल्यूशन प्लान को, सबमिट करेगी एनसीएलटी को फाइनल अप्रूवल के लिए। जब अप्रूव हो जाए, वंस अप्रूव्ड, अगर एक बार अप्रूव हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई डिसीजन नहीं आता है तो लिक्विडेशन प्रोसेस को क्या किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा। आपको इतना ही समझना है। तो लिक्विडेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन अ बिजनेस और कंपनी बाय सेलिंग ऑफ इट्स एसेट टू पे ऑफ डेट। कि अब क्या करो, लिक्विडेट करने का क्या मतलब होता है कि जो भी बिजनेस है इसको क्लोज डाउन करो, ठीक है, बिजनेस को ख़त्म करो और सेल कर दो इसके एसेट को, और जो भी इसके एसेट से आ रहा है, ठीक है, तो उसी से फिर कर्ज को क्या करना है, पे ऑफ करना है। तो ये हमने देख लिया। तो आईबीसी को प्रोसेस को फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि अगर पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया जा रहा है, ठीक है, अगर पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो है इनिशिएट किया जाएगा क्रेडिटर और डेटर के द्वारा। फिर एक्सेप्ट किया जाएगा इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को किसके द्वारा, एनसीएलटी। फिर एनसीएलटी अपॉइंट करेगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। फिर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फिर क्या करेगी, रेजोल्यूशन प्लान जो है सबमिटेड टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स रेजोल्यूशन प्लान जो है सबमिट किया जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को। फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेगी, रेजोल्यूशन अगर अप्रूव हो रहा है 66% वोट से, ठीक है, बाय वैल्यू ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो फिर यहाँ पे अगर अप्रूव हो रहा है रेजोल्यूशन 66% वोट से, तो फिर इसको रेजोल्यूशन किया जाएगा, और नहीं तो फिर लिक्विडेशन किया जाएगा अगर नहीं अप्रूव्ड हो रहा है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा। तो ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का पूरा हमने देख लिया प्रोसेस, ऐसे होता है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन प्लान जो है ये सबमिटेड बाय इंटरेस्ट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो जो है कौन, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, दैट इज़ इंटरेस्टेड। सो रेजोल्यूशन प्लान किसके द्वारा सबमिट किया जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो इंटरेस्टेड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के द्वारा रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट किया जाएगा। प्लान में क्या इंक्लूड होगा, टेकिंग ओवर कॉर्पोरेट डेटर, तो कॉर्पोरेट डेटर को टेक ओवर करना, पेइंग ड्यूज़ ऑफ क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर का ड्यूज़ है तो उसको पे करना, अंडरटेक रिवाइवल एंड टर्न अराउंड ऑफ कंपनी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेंगे, प्लेसेस प्लान बिफोर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर रेजोल्यूशन हो जाता है तो कंपनी जो है कंटिन्यू करेगी बिजनेस को, और अगर नहीं हो पाता है तो कंपनी के एसेट को बेच दिया जाएगा और फिर कंपनी जो है अब नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ हमने देख लिया कि रेजोल्यूशन प्लान कैसे होता है। देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन है। तो कंसिस्ट ऑफ ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रहेंगे, जैसे कि बैंक और एनबीएफसीज। रेजोल्यूशन जैसे प्रोसीड किया जाएगा तो आर शेयर्ड बाय बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो जो भी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है दोनों को शेयर किया जाएगा जो भी रेजोल्यूशन प्रोसीड्स होगा। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करेगी कि हाउ प्रोसीड्स विल बी शेयर, कि कैसे कितना शेयर किया जाएगा। एनसीएलटी का इसमें कोई भी से नहीं है, ठीक है, कमर्शियल डिसीजन में। यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर ही डिसाइड करेगी कि जो भी प्रोसीड है उसको कैसे शेयर किया जाएगा। ओनली लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू बाय एनसीएलटी, और एनसीएलटी के पास लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा टू इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर कंसिडर्ड, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू एनसीएलटी के पास होगा, और कितना प्रोसीड्स जो है रेजोल्यूशन प्रोसीड्स शेयर किया जाएगा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, ये जो है डिसाइड करेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही, ठीक है। हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी कौन इनिशिएट कर सकता है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो कर सकता है, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो कर सकता है, या कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ खुद ही कर सकता है डिफ़ॉल्ट हो जाने पे, कि इसका डिफ़ॉल्ट हो गया, ये नहीं पे कर पा रहा है। कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कर सकता है कि मुझसे पे नहीं हो रहा है, तो इस मामले को आप देखो। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईबीसी का, कि एंटरप्रेन्योरशिप और अवेलेबिलिटी हो सके क्रेडिट का, और बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज
टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, ठीक है। और क्या इंश्योर करना है, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन को इंश्योर करना है, मैक्सिमाइज करना है एसेट के वैल्यू को, देन हेल्प फेल्ड वेंचर्स टू बी हैंडल्ड स्विफ्टली, अलाउ करना है एंटरप्रेन्योर्स को और लेंडर्स को टू मूव फॉरवर्ड विदाउट बीइंग स्टक इन द पास्ट। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है और क्रेडिट जो है अवेलेबल भी हो पाए, सारे स्टेक होल्डर को बैलेंस इंटरेस्ट जो है मिल सके, ये सारी चीज़ें। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के 4 पिलर है, देख लेते हैं। फर्स्ट पिलर में कौन है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। सेकंड पिलर में इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है। थर्ड पिलर में एडजुडिकेशन मैकेनिज्म है और फोर्थ पिलर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इनके ये डिटेल्स को। हालांकि ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जानना तो ज़रूरी है। अगर इसमें से कुछ भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है, रेगुलेटेड पर्सन हु मैनेजेस बैंक्रप्सी प्रोसेस। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पर्सन्स कौन है, जो बैंक्रप्सी प्रोसेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। देन रेगुलेटेड बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, जो फर्स्ट पिलर है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज इसको रेगुलेट करती है। की टू इफिशिएंट वर्किंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी के लिए बेसिकली ये काम करेंगे। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ अगर देखें तो ये स्टोर करेंगे फैक्ट को, लेंडर्स के बारे में, एंड लैंडिंग टर्म्स इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको जो है रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या एलिमिनेट किया जाएगा, डिलेज एंड डिस्प्यूट व्हेन डिफॉल्ट अकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्विक रेजोल्यूशन मिलेगा। थर्ड पिलर में एडजुडिकेशन मैकेनिज्म होगा, एनसीएलटी होगा जो कि इंसॉल्वेंसी कंपनीज का करेगा, और डीआरटी जो होता है एनसीएलटी कंपनीज के केस में याद रखना है, ठीक है। एनसीएलटी कंपनीज के केस में एंड डीआरटी किसके केस में, इंडिविजुअल के केस में। देन एपेलेट बॉडी हमें देखने के लिए मिलेगा एनसीएलएटी, ठीक है, अपील्स फ्रॉम एनसीएलटी, और डीआरएटी में जो है अपील्स कहाँ से जाएगा, डीआरटी से, ठीक है। एपेलेट बॉडी भी है कि अगर यहाँ से जो भी जो है रेजोल्यूशन निकला, अगर वो पसंद नहीं आया तो फिर जो है एनक्लेट के पास जाया जा सकता है, ठीक है, अपील एनसीएलटी के अपील को लेकर, ठीक है। तो देन फोर्थ पिलर में हम देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे कौन कौन होता है, रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर फोर्थ पिलर जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट क्या क्या करती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रेगुलेट करती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को, देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ को, और प्रोवाइड करती है रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है। अब वर्कर प्रोटेक्शन देख लेते हैं आईबीसी के अंदर। तो वर्कर्स जो है सैलरी फॉर अप टू 24 मंथ गेट फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो जो है जब भी किसी भी कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है तो वर्कर के लिए क्या प्रोटेक्शन है कि सैलरीज फॉर अप टू 24 मंथ की सैलरीज कितना मिलना चाहिए, 24 मंथ तक का सैलरीज जो है वर्कर को मिलना चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है लिक्विडेशन के टाइम में। और बैंकरप्ट इंडिविजुअल्स आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज, और जो बैंकरप्ट इंडिविजुअल्स है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। ये अब पब्लिक ऑफिस जो है होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। देन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंड आईबीसी। तो जो इनिशियली जो है आईबीसी अप्लाई नहीं होता था फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि बैंक, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और सिक्योरिटी प्लेयर्स, इन सारे पे, ठीक है। लेकिन ड्यू टू क्राइसिस ऑफ आईएल एंड एफएस एंड डीएचएफएल में जब क्राइसिस आया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इन्वोक किया सेक्शन 227 ऑफ आईबीसी टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। सेक्शन 227 आईबीसी का क्या करता है, अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को विथ रेगुलर कंसल्टेशन, जैसे कि आरबीआई के साथ, टू नोटिफाई एफएसपीज फॉर इंसॉल्वेंसी अंडर आईबीसी, ठीक है, इनेबल रेजोल्यूशन फॉर ऑफ एनबीएफसीज थ्रू एनसीएलटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशियली जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो है बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, ये सब नहीं आता था, ये जो और कॉर्पोरेट कंपनीज थी उनके लिए था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ IL&FS में और DHFL में जब क्राइसिस देखा गया तो उसके बाद जो है सेक्शन 2227 ऑफ आईबीसी ने क्या किया
कि यहाँ पे ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है, इसको इन्वोक किया गया टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेटर कंसल्टेशन लाइक आरबीआई के साथ मिलकर के नोटिफाई कर सकती है जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को भी इंसॉल्वेंसी के लिए आईबीसी के अंडर, ठीक है, ये हमने देखा। देन आईबीसी एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि एनबीएफसी जो है अंडर सेक्शन 227 ऑफ आईबीसी, तो मिनिस्ट्री ये कैसे आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और आईबीआई, ठीक है, दोनों मिलकर नोटिफाई करेंगे दैट एनबीएफसी विथ एसेट साइज जिसका जो है 500 करोड़ से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है आईबीसी के अंदर। कितना एसेट साइज, 500 करोड़ से ज़्यादा अगर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और आरबीआई मिलकर के नोटिफाई करेगी, तो इंसॉल्वेंसी को इनिशिएट किया जा सकता है ओनली बाय आरबीआई, नॉट बाय क्रेडिटर्स और डेटर्स डायरेक्टली। तो यहाँ पे जब जैसे हम देखते हैं कि आईबीसी जो है कॉर्पोरेट के केस में क्या होता है कि क्रेडिटर्स और डेटर्स जो है कर सकते हैं इनिशिएट, लेकिन यहाँ इन जो है एनबीएफसी के केस में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इनिशिएट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, ये बात याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड डीएचएफएल जो है फर्स्ट एनबीएफसी रेफर्ड टू एनसीएलटी अंडर सेक्शन 227 ऑफ आईबीसी 2016, ठीक है। तो फर्स्ट एनबीएफसी हमें देखने के लिए मिलता है जिसको डीएचएफएल को रेफ़र किया जाता है एनसीएलटी के पास, ठीक है। द न्यू फ्रेमवर्क फॉर एफएसपी इंसॉल्वेंसी, फाइनेंशियल सेक्टर का इंसॉल्वेंसी के लिए न्यू फ्रेमवर्क अगर देखें तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है नया लॉ, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, ठीक है, इंसॉल्वेंसी के लिए, जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स के लिए, सिक्योरिटी प्लेयर्स के लिए। न्यू लॉ टू बी द सिमिलर टू फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एफआरडीआई बिल, ठीक है। तो न्यू लॉ जो है सिमिलर होगा किसके, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल जो है जो 2018 में लाया गया था, लेकिन फिर इसको ड्रॉप कर दिया गया था अर्लियर ड्यू टू प्रोटेस्ट ऑन बेल इन क्लॉज। तो बेल इन क्लॉज के वजह से इसको ये कर दिया गया था। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी कि अभी बेसिकली अगर आपको यहाँ से लेनी हो बात को कि किसको इम्पोर्टेंट हम याद रखें, आईबीसी का प्रोसेस तो आपने देख लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर के अगर नोटिफाई करे किसी भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो इंसॉल्वेंसी के अंडर जो है आ सकता है, ठीक है। तो पावर किसके पास चला गया, गवर्नमेंट एंड आरबीआई के पास। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी जो है एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जब ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जब बात आएगी, तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड जब बात आएगी तो इंसॉल्वेंसी को इनिशिएट कौन करेगा, सिर्फ आरबीआई करेगा, ठीक है, और भी कोई क्रेडिटर और डेटर नहीं करेगा। देन इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम देख लेते हैं आईबीसी का, तो ये टाइम बाउंड और मार्केट लिंक्ड रेजोल्यूशन है, ठीक है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल सके, फोकस किया जाएगा रेजोल्यूशन पे, रिवाइवल पे, ठीक है, लिक्विडेशन से ज़्यादा की क्लोजर से ज़्यादा तो हम रिवाइव कर पाए, ये ज़रूरी है, इससे एंटरप्रेन्योरशिप बचा रहेगा। अगर सारी की सारी कंपनी अगर इस तरीके से लिक्विडेट ही कर दी जाएगी तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ बचेगा, ठीक है। तो इजी एग्जिट एंड रिवाइवल इसको लाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, इजियर एग्जिट और रिवाइवल देखने के लिए मिलेगा जो बिजनेस फेल कर रही है, और इम्प्रूव होगा एनपीए, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप और लेंडर को क्या किया जाएगा, कैन मूव फॉरवर्ड क्विकली, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है और लेंडर है तो वो फिर फॉरवर्ड आगे बढ़ सकते हैं इजीली। एंड बूस्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा, इससे क्या हो रहा है, आईबीसी से हमें ये हेल्प मिल रहा है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ईजी हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट अगर देखें तो आईबीसी का इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया है, पुश्ड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ज़्यादा हुआ है कि क्यों, क्योंकि अगर कंपनी को हम सेव कर पाएंगे प्रीमेच्योर डेथ से तो ये सही रहेगा ना, कि अगर कंपनी बच पा रही है तो फिर यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। अब बिहेवियरल चेंज अमंग डेटर्स, तो डेटर्स के अंदर बिहेवियरल चेंज क्या देखने के लिए मिला है, क्रेडिबल थ्रेट ऑफ आईबीसी, ठीक है। डेटर्स सेटल डिफॉल्ट्स अर्ली, तो यहाँ क्या हो रहा है कि अब डेटर्स को भी थोड़ा सा जो है लगा है कि हमें अपना सेटल करना चाहिए अर्ली, ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट है उसको पहले ही सेटल कर दो। तो थाउजेंड्स ऑफ डेटर ने क्या किया है, रिजॉल्व किया है इशू को, फॉर्मल इंसॉल्वेंसी की, इससे पहले कि ये सारा प्रोसेस हो, इससे पहले ही हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। अब चैलेंजेस कुछ देखने के लिए मिला आईबीसी के अंदर, वो क्या है, लो रेजोल्यूशन रेट। तो रेजोल्यूशन रेट अगर देखें तो 15% केस ही एडमिट किया गया है एनसीएलटी के अंदर, ठीक है, और एडमिटेड टू एनसीएलटी एंडेड इन सक्सेस
सक्सेसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, लेड टू लिक्विडेशन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ बात की गई थी कि जो है हमारा मेन फोकस रेजोल्यूशन पे होगा और लिक्विडेशन पे नहीं होगा, लेकिन जितना भी NCLT में केस गया था उसमें से 15% को ही जो है सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो पाया है, बाकी सारे को लिक्विडेट करना पड़ा है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो फोकस था, जो एम था, तो वहाँ से तो पूरा ही भटक रहे हैं, ठीक है। देन NCLT इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू है, ठीक है, बहुत फ्यू बेंचेस है NCLT का, तो यहाँ पे इसीलिए डिले देखने के लिए मिल रहा है एडमिट करने में और रिजॉल्व करने में इंसॉल्वेंसी के केस को। और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी भी पेंडिंग है, जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है ये अभी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। तो कमेंट ऑन IBC के ऊपर क्या बात हो रही है कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टेमिक रिफॉर्म्स जो है होना चाहिए। कोड प्रोमोट्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फेलियर। देन एम किसके ऊपर होना चाहिए, मैक्सिमाइजिंग एसेट वैल्यू ऑफ इंसॉल्वेंट फर्म्स। देन अ क्वांटम लीप फॉर फंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट एंड बॉन्ड मार्केट। और उसके बाद जो है हेल्प्स इंडिया शिफ्ट फ्रॉम वीक टू वर्ल्ड क्लास इंसॉल्वेंसी रेजीम। देन जो है बूस्ट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन इंडिया, और ये क्या कर रहा है, बूस्ट भी कर रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस इन इंडिया। तो IBC का हमने देखा कि कुछ जो है हेल्पफुल भी यूज़फुल भी है, बट कुछ चीज़ें इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टेमिक रिफॉर्म्स भी चाहिए, और एम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए कि एसेट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले इंसॉल्वेंट फर्म का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन एक प्री पैक स्कीम जो है MSMEs के लिए देखने के लिए मिलता है, 2021 में अमेंडमेंट किया जाता है। तो फीचर्स ऑफ प्री पैक क्या है, तो प्री पैक किसके लिए है, MSMEs के लिए। सबसे पहले तो याद रखना है कि प्री पैक इज़ किसके लिए है, ये फॉर MSMEs के लिए, ठीक है। तो प्री पैक्स किसके लिए है, MSMEs के लिए है। एप्लीकेबल इफ़ MSMEs डिफ़ॉल्ट लेस देन 1 करोड़। अगर MSME 1 करोड़ से कम जो है डिफ़ॉल्ट करती है, ठीक है, तो एप्लीकेबल है। ओरिजिनल प्रोमोटर्स एंड क्रेडिटर्स प्रिपेयर करते हैं रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, देन सबमिट किया जाता है NCLT के पास। देन मैनेजमेंट स्टेज विद ओरिजिनल प्रोमोटर्स ड्यूरिंग रेजोल्यूशन। तो जो भी मैनेजमेंट रहता है ये ओरिजिनल प्रोमोटर के पास रहता है जब तक रेजोल्यूशन ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा प्री पैक स्कीम किसके लिए रहा, ये रहा MSMEs के लिए। और IBC के बारे में तो हमने पूरा देख लिया कि कॉरपोरेट के बारे में रहा, एंड देन जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड क्या बातें रही। देन स्विच चैलेंज मैकेनिज्म, ये क्या है, तो ये देख लेते हैं कि इफ़ प्लान डज नॉट ऑफर फुल रिकवरी फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहे हैं चीज़ों को, और ऐसे क्रेडिटर हैं, और जो है यहाँ अगर प्लान जो है क्या होता है, डज नॉट ऑफर फुल रिकवरी, पूरी रिकवरी नहीं हो पाती है, तो ओपन बिडिंग जो है अलाउ है, ठीक है। न्यू बायर्स में टेक ओवर, तो ओपन बिडिंग की जाएगी और नए बायर्स आकर के जो है ख़रीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, दिस प्रेशराइज ओरिजिनल प्रोमोटर टू ऑफर बेटर कंपनसेशन टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो इससे क्या हुआ है, जो ओरिजिनल प्रोमोटर्स थे तो उनको बेटर कंपनसेशन जो है ऑफर करना पड़ रहा है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। स्विच चैलेंज मैकेनिज्म क्या है कि अगर प्लान जो है फुल रिकवरी ऑफर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे बिडिंग जो है अलाउड है, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन प्री पैक एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो हमने जो देखा कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है और प्री पैक के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ओनली कॉर्पोरेट डेटर्स कैन इनिशिएट जो है PIRP को, यानी प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को। और यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि सिर्फ डेटर कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने बोरो किया है वो प्री पैक्ड कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी दोनों कर सकता है। देन ऑनर ऑफ द डिस्ट्रेस कंपनी डेटर सबमिट्स द रेजोल्यूशन प्लान, हमने देख लिया। और यहाँ पे कौन रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है, डेटर ही सबमिट करता है। और यहाँ पे पब्लिक बिडिंग प्रोसेस हैपेंस वेयर एनीवन कैन सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान, तो यहाँ रेजोल्यूशन प्लान कोई भी सबमिट कर सकता है। देन एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रेस फर्म अंडर PIRP, तो
एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो होगा उसका रिटेन जो है कंट्रोल किसके पास रहेगा, ठीक है, वो PIRP के पास रहेगा। और मैनेजमेंट जो है डिस्ट्रेस फर्म का ये पास किया जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को, ठीक है, टू रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल को पास किया जाएगा मैनेजमेंट का, और ये यहाँ पे PIRP के पास ही रहेगा। और एप्लीकेबल फॉर डिफ़ॉल्ट्स ऑफ लेस देन 1 करोड़, जहाँ पे लेस देन 1 करोड़ से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो वहाँ पे। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट मोर देन 1 करोड़, यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। देन शुड बी कंप्लीटेड इन 120 डेज़, तो यहाँ पे PIRP को 120 डेज़ में कंप्लीट किया जाना चाहिए, इसको 180 डेज़ में। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। तो ये प्री पैक किसके लिए है, MSMEs के लिए है। तो ये 1 करोड़ से कम होना चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इसको इनिशिएट करता है डेटर, इसको इनिशिएट डेटर क्रेडिटर कोई भी कर सकता है। तो ये बेसिक हमने देख लिया डिफरेंस, और काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है, समझा कि ये सारी चीज़ें क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो इस वाले पोर्शन में हमने सबसे ज़्यादा बैंकिंग के बारे में पढ़ा और बैंकिंग के कंडीशन के बारे में पढ़ा, NPAs के बारे में, और NPAs को कैसे ख़त्म किया जाए उसके बारे में। देन अब जान लेते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये क्या है, APA, ठीक है। सो समझते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, रिलेटेड पार्टीज़ एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। समझते हैं इस बात को क्या है, हु आर रिलेटेड पार्टीज़। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिलेटेड पार्टीज़ ट्रांजेक्शन है, तो रिलेटेड पार्टीज़ है कौन, ठीक है। कंपनी ओन्ड बाय अ कॉमन पेरेंट, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, XYZ, PQR ओन्ड बाय ABC, ठीक है, आर कॉल्ड रिलेटेड पार्टीज़। तो एग्जाम्पल अगर हम ले कि कंपनीज ओन्ड बाय अ कॉमन पेरेंट, तो एक जो है कोई एक ABC कंपनी है, ठीक है, तो इसको ओन किया गया है कॉमन पेरेंट, मतलब किसके द्वारा, XYZ के द्वारा या PQR के द्वारा, मतलब XYZ और PQR ओन कर रहे हैं ABC को, ठीक है। XYZ है यहाँ पे और PQR है, और दोनों ओन कर रहे हैं इस कंपनी को, किसको, ABC को, ठीक है। तो ये हो गए रिलेटेड पार्टीज़, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है, ओन किया हुआ है इस कंपनी को, ठीक है। तो ये रिलेटेड हुए ना, तो ये हो गया रिलेटेड पार्टीज़। तो डायरेक्टर्स एंड ऑनर्स ऑफ दीज कंपनीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड रिलेटेड पार्टीज़। तो ये भी जो इन कंपनीज़ के डायरेक्टर और ऑनर भी रिलेटेड पार्टीज़ होंगे, क्योंकि इन दोनों ने ओन किया हुआ है ABC को, ठीक है। रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन देखते हैं। एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी मस्ट अकर इट मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इन दोनों के रिलेटेड पार्टी के बीच में, तो जो मार्केट प्राइस है उसी के बेस पे होना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस पे होता है तो हम क्या कहते हैं इसको, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जो है प्राइसिंग इज इक्वल टू प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज़। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या हुआ, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस हुआ। तो सबसे पहले हमने समझा कि रिलेटेड पार्टी क्या है, ठीक है, हमने देखा ना रिलेटेड पार्टी क्या है। सो रिलेटेड पार्टी में हमने देखा कि XYZ ने और PQR कंपनी ने ABC कंपनी को ऑन कर रखा है, इसलिए ये रिलेटेड पार्टी हो है। और इनमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो ये ट्रांजैक्शन जो है आर्म लेंथ प्रिंसिपल पे होना चाहिए, जो भी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। सो अब देख लेते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड टैक्स इशू यहाँ पे क्या आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये इंश्योर करता है ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिलेटेड पार्टी हैपन फेयरली, कि ये दोनों पार्टी रिलेटेड तो है लेकिन ये फेयरली जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है, एज इफ़ दे वर अनरिलेटेड पार्टीज़, कि जैसे ये एक दूसरे को जान ही नहीं रहे। सपोज आप समझ लो कि आपका कोई रिलेटिव है और आप वहाँ क्या कर रहे हो, फेयरली ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इस वजह से बायस नहीं हो रहे हो कि आपके वो रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो है ये अवॉइड होगा अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है। तो प्रॉफिट का मैनिपुलेशन नहीं किया जाएगा। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मारुति सुजुकी जो इंडिया में है और सुजुकी जो जापान में है, ठीक है। इफ़ सुजुकी जापान चार्ज हाई प्राइसेस फॉर कंपनीज टू मारुति इंडिया, तो अगर जो है जो मारुति सुजुकी जापान में है और वो चार्ज कर रही है हाई प्राइस किसके लिए, मारुति इंडिया के लिए, तो मारुतिज प्रॉफिट फॉल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, मारुति का प्रॉफिट गिर जाएगा। एंड सो डज इंडियाज़ टैक्स रेवेन्यू, तो अगर मारुति का प्रॉफिट फॉल होगा तो इंडिया का टैक्स रेवेन्यू भी फॉल होगा। और सुजुकी जापान प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्रुप ओवरऑल गेन्स, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखा जाए ग्रुप में तो ओवरऑल गेन हो रहा है, लेकिन इंडिया क्या कर रही है, लूज़ कर रही है टैक्स को। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है प्रॉफिट का। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर मैनिपुलेशन ऐसे हो सकता है कि अगर मारुति सुजुकी इंडिया में है, मारुति सुजुकी सुजुकी जापान में है, अब सुजुकी जापान क्या कर रही है, हाई प्राइस चार्ज कर रही है, ठीक है, मारुति इंडिया को, तो मारुति का प्रॉफिट जो है इंडिया में गिर जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ जापान में प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग में क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो अपना प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है, कैसे, फ्रॉम हाई टैक्स कंट्रीज टू लो टैक्स कंट्रीज और टैक्स हेवन। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे टैक्स ज़्यादा लग रहा है, और कोई ऐसी कंपनी नहीं, कंट्री, कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, और कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत कम टैक्स लग रहा है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, टैक्स से बचने के लिए कभी कभी क्या करती है, शिफ्ट कर देती है अपने प्रॉफिट को लो टैक्स कंपनीज में। तो यहाँ पे क्या होता है, इरोड द टैक्स बेस ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया। तो जो कंट्री लाइक इंडिया है तो इनका टैक्स क्या होता है, कम से कम कलेक्ट होता है, इरोड हो जाता है। तो इंडिया का रिस्पॉन्स इसमें क्या है, टैक्स डिपार्टमेंट प्री सेट्स प्राइसेस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज। तो जो भी टैक्स डिपार्टमेंट है ये क्या कर रही है, पहले ही प्राइस सेट कर रही है रिलेटेड पार्टीज के बीच में, ताकि जो रिलेटेड पार्टीज होंगे, ये उनकी कंपनी अगर एबीसी को ओन कर रहे हैं, एबीसी इंडिया में है, इंडिया या जापान में है, कहीं और है, तो वो फिर क्या करेंगे, इस टाइप की चीज़ें वो कर सकते हैं कि जहाँ पे लो टैक्स कंट्रीज़ है वहाँ पे सारा प्रॉफिट शिफ्ट कर देंगे। अब दिखाएंगे जो हाई टैक्स कंपनी है वहाँ पे तो हमें कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, वहाँ हमें नुकसान हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये पहले ही प्रीसेट कर देगी रिलेटेड पार्टीज़ में आर्म लेंथ प्रिंसिपल पे, ताकि फेयर टैक्सेशन हो सके और प्रिवेंट हो सके कॉल्यूजन। तो ये समझ में आया आपको कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है। देन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये क्या है आप समझते हैं। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। किसके बीच हो रहा है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये टैक्स पेयर के बीच में हो रहा है और टैक्स अथॉरिटी के बीच में हो रहा है, टू प्रिपेयर डिसाइड प्राइसिंग फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। जो भी रिलेटेड पार्टी के बीच ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच पहले ही एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, और ये वैलिड होता है मल्टीपल ईयर्स के लिए, यूजुअली 5 ईयर्स के लिए। एग्जाम्पल अगर देखें, मारुति एंड इंडियाज़ टैक्स डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे मारुति और इंडियाज़ टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर एग्रीमेंट कर दे तो जो भी लॉस होना था इंडिया में वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्री डिसाइडेड है प्राइसिंग की कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का, कि यहाँ सर्टेनिटी किसको हो रही है, टैक्स पेयर को, ठीक है, सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर, और यहाँ रिड्यूस होगा डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन कॉस्ट, और टैक्स जो है रेवेन्यू बढ़ेगा, और अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। बिडिंग इन बोथ टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट, सॉरी नॉट बिडिंग, दैट इज बाइंडिंग दोनों पे होगा, किस पे होगा, टैक्स पेयर पे और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टैक्स पेयर के लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में प्री डिसाइडिंग प्राइसिंग हो रहा है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं अगर मारुति इंडिया में है, मारुति जापान में है, ठीक है, तो ये पहले ही एग्रीमेंट हो गया कि इस केस में फिर क्या हो पाएगा, जो आप कर रहे हैं अब आप दिखाएंगे कि इंडिया में तो हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, इंडिया में लॉस हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें फिर वो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। देन मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये क्या है, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक तरीके का कन्वेंशन है जिसमें कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर, ताकि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग ना हो सके, ठीक है। अगर ये टैक्स रिलेटेड ट्रीटी मेजर पहले से रहेगा तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग नहीं हो सकेगी। तो इंडिया ने मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट को जो है साइन किया है 2017 में पेरिस में और रेटिफाइड किया है 2019 में। तो पर्पज़ क्या है मल्टीलेटरल
बायलेटरल इंस्ट्रूमेंट का कि ट्रीटी का जो भी ट्रीटी हो रखा है उसका अब्यूज़ ना हो सके। इंश्योर क्या करता है कि प्रॉफिट आर टैक्स्ड वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अकर, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे प्रॉफिट जो भी हो रहा है तो उस पर टैक्स जो है मिले, ठीक है। मॉडिफाई एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीटी, ठीक है। और जैसे कि मॉडिफाई करेगा एप्लीकेशन किसका, एग्जिस्टिंग ट्रीटी का, जैसे कि डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट, ये कंट्रीज़ के बीच किया जाता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ताकि जो है डबल टैक्स किसी कंपनी को इस कंट्री में भी और दूसरे कंट्री में भी ना लग जाए अगर, ठीक है। तो ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, ये ज़रूरी है, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली जो है जो टैक्स है ये प्रॉपरली हो सके और जो भी टैक्स रिलेटेड ट्रीटी है ये प्रॉपरली इम्पोज्ड हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है, यही है। सो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखते हैं ये क्या होता है। मल्टीलेटरल हमने देख लिया इंस्ट्रूमेंट, अब हम बायलेटरल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बायलेटरल कहने का मतलब कि टू कंट्रीज़ के बीच हो रहा है, ठीक है, एग्रीमेंट हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो की प्रोटेक्शन देखें अगर हम BITs के अंदर तो नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है, देन फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए एक्स। तो की प्रोटेक्शन अंडर BITs, तो BITs के अंदर की प्रोटेक्शन क्या है कि नेशनल ट्रीटमेंट सही हो, ठीक है, देन नेशनल ट्रीटमेंट, देन फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, ठीक है। मींस क्या है कि इलीगल जो है गवर्नमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी को सीजर करे तो इस टाइप की चीज़ें ना हो, प्रोटेक्शन इस चीज़ से मिले, ठीक है। एंड देन एक्सेस टू न्यूट्रल डिस्प्यूट सेटलमेंट, कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो न्यूट्रल जो है सेटलमेंट हो, ठीक है, किसी के पक्ष में ना हो। देन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है इंडिया में अगर देखें तो फर्स्ट BIT साइन किया गया है 1994 में, इंडिया ने साइन किया है फर्स्ट BIT, ठीक है। 80+ कंट्री के साथ इंडिया का BIT अभी है। देन टर्मिनेशन ऑफ BITs, इंडिया हैज़ टर्मिनेटेड BITs विद 57 कंट्रीज़, तो 80 के साथ पहले साइन किया लेकिन लेटर ऑन 57 के साथ जो है क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। देन रिवाइज मॉडल जो है BIT का लाया गया, इसमें कैबिनेट क्या अप्रूव कर रही है 2015 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया रिवाइज मॉडल टेक्स्ट फॉर इंडियन BIT, ठीक है। तो न्यू मॉडल यूज्ड किसके लिए किया जाता है, रीनेगोशिएशन के लिए जो भी एग्जिस्टिंग BITs है एंड नेगोशिएशन फॉर फ्यूचर BITs, तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर न्यू की फीचर देखें हम न्यू मॉडल BIT का, तो ये कवर करता है ओनली इन्वेस्टमेंट विद फिजिकल प्रेजेंस एंड सब्सटेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज़ इन द होस्ट स्टेट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर क्लेम दिस मॉडल इज़ प्रोटेक्शनिस्ट, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि अभी जो नया मॉडल BIT का है ये सिर्फ कवर करता है इन्वेस्टमेंट किसके साथ, जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है, तो उसके साथ कि फिजिकली वो प्रेजेंट है यहाँ पे तब जा करके। तो ये हमने देखा कि BIT क्या है। बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझना है कि BIT जो है ना एग्रीमेंट दो कंट्रीज़ के बीच में है ताकि प्रोटेक्ट हो सके और प्रमोट कर सके इन्वेस्टमेंट को, बेसिकली यही बात है। मल्टीलेटरल ट्रीटी इंस्ट्रूमेंट में हम ये समझते हैं कि ये टैक्स रिलेटेड ट्रीटी जो है सही से हो सके ताकि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग ना हो, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हैं कि जहां आपका बेस है आप उसको इरोड कर रहे हैं और प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। देन एडवाइसिंग प्राइस मैकेनिज्म, ये भी उसी के लिए है, ये टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में है, पहले ही से ही प्री डिसाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। प्री डिसाइड प्राइस कर लिया जाएगा किसके लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए। हमने बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग देख लिया कि हाई टैक्स कंट्री से जो है लो टैक्स कंट्री में प्रॉफिट को शिफ्ट किया जा रहा है। अगर हाई टैक्स कंट्री में वो प्रॉफिट रखेंगे तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आर्म लेंथ प्रिंसिपल में हमने देखा कि आर्म लेंथ का प्रिंसिपल क्या है कि फेयरली जो है ट्रांजैक्शन हो सके, यही है आर्म लेंथ प्रिंसिपल। और रिलेटेड पार्टीज़ हमने देख लिया कि अगर दो कंपनी हैं, ठीक है, और वो दोनों कंपनी अगर किसी एक कंपनी को ऑन कर रही है तो वो दोनों क्या हो गए, रिलेटेड पार्टीज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एंड देन हमने चैप्टर जो है मनी एंड बैंकिंग 2 को भी कंप्लीट कर लिया, मींस चैप्टर 3 को। देन अब हम चैप्टर 4 गवर्नमेंट बजटिंग को कंप्लीट करने वाले हैं एंड आई होप ये भी 1 या 2 वीडियोज़ में जो है कवर कर दी जाएगी बहुत जल्दी ही, मे बी आज या कल तक आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो भी चीज़ें बचेंगी तो वो फिर किसी एक वीडियो में ला करके उसको भी पूरा फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके देन।